चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा जी सिंह कश्यप सर को। लास्ट टाइम उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सर इस पे आप प्रकाश डालेंगे कि आगे हम हमारी जो ऑडियंस सुन रही है उसको हम क्या बताएं कि किस तरह से हम इस रास्ते को तय करें कि आगे हमारे अधिकारों की रक्षा हो और हम इस लड़ाई को किस तरह से लड़ें कानूनी लेवल पे और राजनीतिक लेवल पे। और भी अगर आपके पास कोई रास्ता है तो वो भी आप बताइए प्लीज कश्यप सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जो सबसे बड़ा संकट है वो ओबीसी के ऊपर आया हुआ है। साथियों, आप सबको पता होगा, सर मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही सबको? जी आ रही है सर, आ रही है। और दूसरी बात, हमारे घर में शोर जरूर हो रहा होगा क्योंकि बच्चे 1 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक सोते हैं, उसके बाद जग जाते हैं। अभी जगे हैं, इसलिए आप सॉरी, इसके लिए आपको मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बच्चे बगल में जो है शोर कर रहे हैं, इसलिए इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो शोर होता ही होगा। साथियों, जो है अभी ये डिस्कशन जो चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी आज़ादी से पहले ही मिल रही है, और शेड्यूल ट्राइब को भी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी उसको देश की आज़ादी के पहले से ही मिल रही है। और जो है जब जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से ओबीसी जो है इसी तरह से धक्के खा रहा है, उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 1990 में जब उसकी ओबीसी के रूप में पहचान हुई, तो 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तभी से ही इस देश के जो अपर कास्ट के लोग जो हैं, जिसे हम मनुवादी कहते हैं, जिसे ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं, उनके मन में ये शंका पैदा हो गई कि 23% ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट के लोग जो है शासन प्रशासन में हैं और 27% ये लोग आ गए, तो ये समझिए 50% इनकी संख्या हो जाएगी, और उनकी 50% संख्या हम 15% लोगों से ज़्यादा होगी। तो हमें तब क्या करना चाहिए? तब उन लोगों ने बहुत तरह तरह के हथकंडे अपनाए। तो अभी आपने जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि जो जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें प्रोफेसर पद एक भी नहीं है, और जो है जो आंकड़ा अभी 14 दशमलव कुछ बताया आपने, ये जो है उसमें 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड लोग जोड़कर भी हैं, तो उसमें वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और ये बदमाशी लोगों ने और क्या किया, जो नया डेटा निकल के आ रहा है उसमें एक सबसे बड़ी बदमाशी ये की जा रही है, अपनी मेरिट से जाने वाले ओबीसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे पहले होता था कि जो है अपनी मेरिट से जो अनरिजर्व कोटे में आगे चला गया कोई भी कैंडिडेट, वो जो है अनरिजर्व माना जाता था। और ये लोग इस समय जो रिपोर्ट दे रहे हैं, हर विभाग से जो रिपोर्टें मंगाई जा रही है, और उन रिपोर्ट में जो अपनी मेरिट से गए हुए ओबीसी उनको भी शामिल करके तब ये 14 दशमलव कुछ दिखाया जा रहा है। वास्तविक आंकड़ा जो है ओबीसी का ए और बी ग्रेड की नौकरी में देखा जाता है, जो फर्स्ट क्लास की नौकरियां, आईएएस पीसीएस की, आईपीएस की जो नौकरियां हैं उनको देखा जाए तो अभी भी 3.9 है। साथियों, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात की हो रही है कि आज ही के दिन 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने शासन प्रशासन में 50% का प्रतिनिधित्व जो है इस समाज के दबे कुचले वंचित समाज, पिछड़े समाज को दिया था, क्योंकि उनके शासन प्रशासन में लगभग 99% जो है ब्राह्मण थे केवल, और दूसरे सवर्ण नहीं थे, केवल 99% ब्राह्मण थे। तो कुछ घटना उनके साथ घटी जिसकी वजह से उन्होंने जो है 50% आज ही के दिन दिया था। और आज ये विषय चुना गया, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण दिन भी है। तो ये बहुत बड़ी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय केपी सिंह जी और जयेश बघेल साहब, वकील साहब, जो है ये चर्चा का विषय होना चाहिए। तो आज भी 3.9 ही ए और बी ग्रेड की नौकरियों में एक्चुअल आंकड़ा है ये। अगर उसमें से संख्या निकाला जाए, जो डीओपीटी की जो रिपोर्ट है, या ये कहिए पर्समिन, पर्सनल पेंशन एंड ग्रीवेंसेस की जो रिपोर्ट है, जो कॉमन रिपोर्ट बनती है, उसमें आईएसपीसीएस की संख्या जो दी हुई है ए और बी ग्रेड की नौकरियों की, उसका अगर हम परसेंटेज निकालें वो 3.9 से ज़्यादा नहीं आता, इसको हम 4% मान लेते हैं। तो उस समय 1902 और 2002 और 2020 120 साल हो गए। 120 वर्षों में अभी भी हम ओबीसी जो है उस 1902 के दायरे में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी ओबीसी के लिए बहुत बड़ी जो है चिंतनीय बात है। ओबीसी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके लिए सोचने का विषय है ये। तो जो है ये अभी आपने चर्चा किया इस बात के ऊपर कि हम जो है हमारे पास क्या विकल्प है इसका, हम लोग क्या करें। अभी आपने अपने संबोधन में कहा था बीपी शर्मा की रिपोर्ट भी है क्रीमी लेयर की,
क्रीमी लेयर तो जो है हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को नौकरियों में जाने का एक बहुत बड़ा टूल है, नौकरियों में न जाने का बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि इसलिए कि ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार का मतलब है वो दोनों तरफ से काटती है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो पैसा होते हुए नौकरियों में, शिक्षा में नहीं जा सकता या नौकरियों में नहीं जा सकता, क्योंकि शिक्षा में जाएगा तभी तो नौकरी में जाएगा। एक व्यक्ति पैसा होते हुए नहीं जा सकता और एक व्यक्ति पैसे के अभाव में नहीं जा सकता। तो ये दोनों तरफ से काटता है, इसका मतलब ये जीरो कर देता है। और जो है ये इसके बचने के लिए जो है हमारे साथी भी अन्य प्रकाश डालेंगे। तो मेरा अपना मानना है ये कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो है इस ओबीसी वर्ग का होना चाहिए। तो और मैं इसको बल्कि ये कहूँगा एससी एसटी ओबीसी का एक कॉन्सोलिडेटेड, एक पूरा पिछड़ा वर्ग का एक बहुत बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं, यहाँ एक कंफ्यूजन सब लोगों को है। मैं इस बात को बता करके फिर आगे इसे बचने के रास्तों पे विचार करूंगा। ये पिछड़ा और अन्य पिछड़ा में क्या अंतर है, वकील साहब ने भी बताया था पिछली बार। तो पिछड़ा और अन्य पिछड़ा ये क्या है, जो आर्टिकल 340 है वो SEBC के नाम पर है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के नाम पर है। और वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास क्या है, वो वर्ण व्यवस्था में चौथे नंबर का जो शूद्र वर्ण है उसका ये जो तत्व है। और जो है इस तरह से इस देश की आबादी को अगर देखा जाए, इस देश की आबादी के दो हिस्से हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। और निम्न वर्ग में ये जो पूरा बैकवर्ड क्लास आता है। तो इस बैकवर्ड क्लास में कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये उच्च वर्ग में कहे जाते हैं। और वर्ण व्यवस्था के अंदर जो शूद्र भी है वो वर्ण व्यवस्था के तो अंदर है मगर वो अधिकार वंचित है। तो वर्ण व्यवस्था के अंदर का शूद्र और वर्ण व्यवस्था के बाहर जो अछूत है, अनटचेबल्स हैं। और अनटचेबल्स कौन है, जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और एसटी कौन है, जो आज जो जंगलों में रहते हैं। तो जो है एक तरह से मिलाइए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वे लोग जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार होता है उसे कहते हैं हम शेड्यूल कास्ट। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो जिनके अंदर ट्राइबल ट्रेट है, कबीलाई गुण है, उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब के लोग। और जो है एससी नहीं है, एसटी नहीं है, आवाज आ रही है जी, जो एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, वो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो देश की आबादी मैंने बताई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में, तो उच्च वर्ग में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आते हैं और निम्न वर्ग में कौन आते हैं, ये ओबीसी, एससी, एसटी। और इसके अलावा 2005 में एक कमीशन और गठित किया था सरकार ने, जिसका नाम है घुमंतु जाति आयोग। तो उसने बताया था एंटी डीएनटी विजिएंटी, यानी घुमंतु जाति आयोग। घुमंतु जातियों का मतलब है जो 1871 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसको डिमोलिश किया गया 1956 में, जिसे कहते हैं एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स, यानी जो है पूर्व अपराधी जातियां। साथियों ये अपराधी जातियां कौन सी है, ये आज जो है घुमंतु जाति आयोग ने उनको बताया। एंटी माने नोमैडिक ट्राइब, डीएनटी का मतलब है डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, वीजेएनटी का मतलब है विमुक्ति जाति नोमैडिक ट्राइब। जो गडरिया जाति है ये लबारी के नाम से जानते हैं राजस्थान में, लबारी। और लबारी को आदमी नहीं मानते, और लबारी को जब आदमी नहीं मानते उसको जो है ऐसे ही सुन लेते, ये घुमंतु जाति है राजस्थान की, डीएनटी है, डी नोटिफाइड है, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स है, इसको मैं अभी बताता हूँ। तो जो ये क्रिमिनल ट्राइब्स है, पहले क्या होता था अंग्रेजों के जमाने में, ये लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते थे। अंग्रेजों ने जो है इनके ऊपर लगा दिया कि ये चोरी करने वाली जातियां हैं, अपराधी जातियां। यानी एक आदमी जब एक बच्चा पैदा होता था, पैदा होते ही सार उसके ऊपर वो कानून लग जाता था। तो ये अपराधी जातियों के साथ इस तरह का होता था, उनको लोकल मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी हाजिरी लगानी पड़ती थी। यदि हाजिरी में नहीं गया वो तो समझिए चोरी करने गया, इसलिए उन पर नजर रखी जाती थी। इसमें जातियों का बहुत बड़ा ग्रुप था, उनकी संख्या उस समय 12% थी, लेकिन आज बेटा घुमंतु जातियों ने अभी घुमंतु जातियों की संख्या 10% बताई है, जिसमें एंटी है, एंटी माने नोमैडिक ट्राइब, डीएनटी माने डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, और वीजेएनटी का मतलब है विमुक्ति जाति नोमैडिक ट्राइब्स। ये एंटी क्या है, तो इनका एक नोटिफिकेशन निकलता था, ये जातियां अपराधी है। अब उस अपराधी जातियों का वो नोटिफिकेशन खत्म कर दिया गया, तो उनको डी नोटिफाइड किया गया, उनको डीएनटी कहते हैं। और वीजेएनटी का मतलब जो विमुक्त है जाति से, वो किसी भी जाति में नहीं आती, वो जाति से विमुक्त है। तो इस तरह से इनकी कैटेगरी बन गई एंटी, डीएनटी, वीजेएनटी। नोमैडिक ट्राइब, डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, और वीजेएनटी माने विमुक्ति
जाति नोमैडिक ट्राइब्स। ये नोमैडिक ट्राइब जो है ये घुमंतु जाति है, घूमती है इधर उधर। जैसे देखते वहाँ रेलवे स्टेशन के सामने घर बना के पड़े जाते हैं और जगह जगह घर रहते हैं जिनका कोई आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई वोटर में लिस्ट भी नहीं है, तो 10% उनकी आबादी है। तो इस तरह से जो है क्या है, इस बैकवर्ड क्लास में कौन आया, एससी का लोग, शेड्यूल कास्ट का लोग, शेड्यूल ट्राइब का लोग और ओबीसी का लोग। और 16(4) जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता था। तो इसी तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो बैकवर्ड है ही, इसके अलावा जो बैकवर्ड है वो अदर बैकवर्ड है, जिसलिए हम ओबीसी के, जिसको एसईबीसी के साथ जोड़ा गया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के नाम से जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है बैकवर्ड क्लास में एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी और इनके अल्पसंख्यक सब आते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी और इनके अल्पसंख्यक मिलकर के ये सारे निम्न वर्ग हैं और उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। तो इन जातियों का प्रतिनिधित्व जो है बहुत ही कम है शासन प्रशासन में। शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से आज़ादी के पहले से ही मिल रहा है और एसटी को आज़ादी के पहले से ही मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रताड़ना जो है ओबीसी के साथ आ रही है। ओबीसी ने अभी तक अपना हिस्सा लेने के लिए कभी ना तो कोई आंदोलन किया है और ना ही कोई जो है इस तरह की संगठित लड़ाई लड़ी। कुछ हाँ लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी है, हमारे जो नेता थे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो लड़ाई इतनी सार्थक नहीं हुई और वो भी परिवारवाद और व्यक्तिवाद के हिस्से में बटकर रह गए। तो आज हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहला तो है जितने भी संगठन चल रहे हैं सब सारे संगठनों को मिलाकर के एक बहुत बड़ा संगठन का निर्माण किया जाए और उसके बाद वो संगठन बना करके उसको सड़कों पर उतारना चाहिए और तब तक अपने अपने लेटर हेड से हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसका लेटर जो है हमको राष्ट्रपति को भेजा जाए, प्रधानमंत्री को भेजा जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जाए और इसी के साथ साथ जो है ना इसकी चट्टी चौराहा सब जगह इसकी चर्चा की जाए और कोई इतना जन जागरण इसके लिए चलाया जाए ताकि जो है लोगों को पता चले। जो अभी तक तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं हम ओबीसी हैं ही नहीं और उसमें भी एक दरार पैदा करने का प्लान बना रहा है। वो देखिए इस देश का जो मनवादी लोग है वो हमेशा कहता है मुस्लिम भाई डटा रहेगा और पिछड़ा बटा रहेगा तो समझिए हम सदियों तक इस देश पर राज करेंगे। तो वो हमें बांटने का काम करते हैं और मुस्लिमों को डांटने का काम करते हैं। तो मुस्लिम जो है क्यों बटे रहेंगे, क्यों डटे रहेंगे? उनको डांटता है जो है हिंदू हम इस देश में मुसलमानों को नहीं रहने के, इस तरह के नारे दे देकर के मुसलमानों के डर बैठाया जाता है और पिछड़ों को बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है? अभी आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से एक बात चलाई जा रही है कि जो है कि जो पिछड़ों ने पिछड़े वर्ग के लोगों में जो अहीर है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, इन्होंने जो है नीचे कुम्हार, लुहार, गडरिया इनका आरक्षण खा लिया, इसलिए इनका हिस्सा अलग करो। तो उसके 2 हिस्से या 3 हिस्से करने की योजना पर काम कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी साजिश है। साजिश ये है यदि ये पिछड़े और अति पिछड़े आपस में लड़ाई करेंगे तो हम जो हिस्से पर काबिज होकर बैठे हुए हम सुरक्षित रहेंगे। ये लोग कहते हैं इनकी गुप्त प्लानिंग बनती है, ये खुलेआम प्लानिंग बनती है। ये कहते हैं यदि हमें सुरक्षित रहना, यानी कौन कहता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी 15% के लोग, ये उच्च वर्ग के लोग ये कहते हैं यदि हमें सुरक्षित रहना है या इस देश पर हमें कब्जा बना कर रहना है तो पिछड़े वर्ग में हमें बंटवारा करना पड़ेगा। क्यों बंटवारा करना पड़ेगा? यदि इनकी संगठित लड़ाई अपना हिस्सा छुड़ाने के लिए हमसे लड़ने लगेंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर डिवीजन पैदा करो, पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़ाई करे। अब देखिए पिछड़े और अति पिछड़े और अन्य सर्वाधिक पिछड़े में अगर बंटवारा ओबीसी का होता है तो ये सर्वाधिक पिछड़े की जातियां कहेगी हमको अति पिछड़े में जाना चाहिए, अति पिछड़े की जातियां कहेगी हमें पिछड़े में जाना चाहिए और पिछड़े वाली जातियां कहेगी हमको सर्वाधिक पिछड़े में जाना चाहिए। इनके मुकदमेबाजी इसी में उलझे रहेगा और वो सुरक्षित रहेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि सभी जातियों का यानी हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसका आंदोलन हमको चलाना चाहिए, ना कि पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा का, क्योंकि हम आपस में लड़ने लगेंगे और क्रीमिलियर वही सर्वाधिक पिछड़ा में भी लागू होगा और अति पिछड़ा में भी लागू होगा और पिछड़ा में भी लागू होगा। तीनों ग्रुपों में क्रीमिलियर लागू हो जाए और जटिलता उसकी हो जाएगी। आज तो केवल एक ग्रुप पर क्रीमिलियर लगता, फिर 3 ग्रुपों में क्रीमिलियर लग जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। यानी उच्च वर्ग के लोग चाहते हैं यदि हमें यानी अपने को कहते हो यदि हमें सुरक्षित रहना है तो पिछड़े वर्ग को बांट करके रहना है ताकि ये आपस में लड़ते रहे, हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे अंदर आंदोलन पैदा हो जाएगा। आज हम अपनी जाति का सिंगल जाति का संगठन बना करके अगर जय कश्यप, जय निषाद, जय गडरिया, जय पाल, जय होलकर अगर करते हैं तो वो खुश होता, अखबार भी में भी अपनी छापता है और जो है साथ ही साथ जो है
उसको जो है पैसा भी देता है, जुलूस भी निकलवाता है, गाड़ियां भी भेजता है। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान है। तो हमारी पहचान श्वेत है। यदि ये पिछड़े वर्ग के नाम पे आंदोलन करेंगे तो उसी दिन आपको कहता है ये आज के जमाने का राक्षस है, या आज के जमाने का दुष्ट व्यक्ति है। क्योंकि पिछड़े माने होता है 52%, यानी 60%। यदि पिछड़ों का कोई आंदोलन तैयार होता है तो उसमें क्या कहा जाता है कि पिछड़ों, ये कहा जाता है कि ये राक्षस ही कर रहे हैं, ये देश को बांट रहे हैं। साथियों, मैं एक उदाहरण यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देश माने क्या होता है? जब भी हम अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते हैं, प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ते हैं, तो कहते हैं इसे देश बंटता है। देश का एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देश माने क्या होता है और ये लोग क्या समझते हैं देश का, और हम लोग इसके लिए क्या मतलब समझते हैं। साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा और लोग वक्ता भी लोग हैं, बस एक बात खत्म करके फिर मैं दूसरे को अवसर दूंगा। जी, साथियों, पूरी बात कही आप अपने कश्यप जी, जी जी की बात पूरे ढंग से रखिए जैसे रख रहे हैं। जी 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 साथियों, ये बात देश किसे कहते हैं, इनकी बात है। बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लोकमान्य तिलक का आपने नाम सुना होगा, तो जो है लाला लाजपत राय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। साथियों, इस देश में साइमन कमीशन आया था 1928 में, और वो कमीशन जो है बाध्यकारी कमीशन था, वो जो है शेड्यूल्ड था अंग्रेजों को। तो ये उसका मकसद ये पता लगाना था कि जो है इस देश में जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, जो शासन सत्ता में जिनका प्रतिनिधित्व जो है जीरो है, नहीं के बराबर है, उनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देने के लिए उनकी जातियों की पहचान करना था, उनकी संख्या की पहचान करने का मकसद जो है ये साइमन कमीशन का उद्देश्य था। और ये बाद में आप रिपोर्ट भी देख लीजिए, उसकी रिपोर्ट के पैरा नंबर 3 में ये बात लिखी हुई है कि जो है दबे कुचले वंचित समाज की उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए ही वो आया था। और इस बात का पता लगाने के लिए वो देश भर में घूमा। तो तब क्या कहा, यहाँ के लोगों ने कहा साइमन गो बैक, और साइमन इस गो बैक लगा के ये कहा कि ये देश को बांट रहा है, ये इससे देश बर्बाद हो जाएगा, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से मर गए, लाठी खा के मर गए। और उसको कहा गया लोकमान्य, जो कहा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नो लोकमान्य तिलक, क्या नाम था, उसका लाला लाजपत राय, लोकमान्य लाला लाजपत राय लाठियों से मारे गए। और उसे कहा उन्होंने देश के ऊपर कुर्बान किया, देश की रक्षा के लिए देश पर कुर्बान हो गए। अब साथी यहाँ विश्लेषण करने की जरूरत है क्या? देखिए, यदि दबे कुचले वंचित समाज के लोगों का हिस्सा अगर साइमन दे देता तो नुकसान किसका होता? नुकसान उनका होता जो सदियों से शासन सत्ता पर वो काबिज थे। और काबिज कौन थे? ब्राह्मण बनिया ठाकुर इस देश की धन धरती पर काबिज थे। और वो दबे कुचले वंचित जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा देता तो नुकसान किसका होता? उन्हीं का नुकसान होता ना। तो उसने उसे बताया कि देश का नुकसान होगा, देश का बंटवारा होगा। इसका मतलब देश माने कौन हो गया? देश माने हुआ कौन? ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही देश हुआ, हम तो देश नहीं हुए। यदि वो ये कहता तो भाई आओ और अपना हिस्सा ले लो, तो हम मानते हम भी देश है। यानी वो इस 85%, इस 85% समाज को देश नहीं मानता, वो 15% लोगों को ही देश मानता है। और एक बात बाबा साहब ने अपनी किताबों में कही है कि जो है जब जिसे उच्च वर्ग के लोग कहते हैं कि ये बात देश के लिए अच्छी है, तो समझिए वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अच्छी है और इस 85% लोगों के लिए अच्छी नहीं है। और जिसको कहते हैं देश के लिए खराब है, वो SC ST OBC के लिए खराब होती है। आप जाति साथ ही इस बात को समझा जा सकता है। साइमन कमीशन अगर आंकड़े दे देता और सरकार अंग्रेजों की थी, अंग्रेज जो है उनको उनकी आबादी के हिसाब से दे देते। जो आज शेड्यूल कास्ट को हिस्सा जो दिया है उन्होंने अपने अंग्रेजों के शासन में दिया। और आज की जो सरकार है वो SC ST को भी क्रिमिनल लगा के समाप्त करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती। ये सरकार दे देती उनको। यदि अंग्रेज ना देते तो आज क्या मिलता? आज के जमाने में क्या उनकी पहचान हो पाती? नहीं हो पाती। जैसे आज हमारी OBC की पहचान नहीं हुई। तो यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो देश है, देश किसे वो कहते हैं और हम क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबको अपनी आंख नाक कान खोल करके इस बात को जानना होगा कि देश माने ब्राह्मण बनिया ठाकुर ही ये लोग अपने आप को कहते हैं, तो हमारी गिनती नहीं करते। देश बहुसंख्यक लोगों का होना चाहिए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले कहते थे कि इस देश के हम मूल निवासी हैं, हम हड़प्पा वासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। हमारी हड़प्पा पहचान है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहचान है। वो कैसे पहचान है? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में हड़प्पा नगर की खुदाई मिली है, हड़प्पा नगर में जो नगरीय सभ्यता मिली। यदि हम अपने आप को हड़प्पा वासी कहते हैं तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पहचान बन सकती है, बन जाएगी कहते ही साथ जो है। तो यदि वो कहता है हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए,
कहीं कहीं से पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा होने की बात क्या था। तो साथियों यहाँ मुझे ये बताना है, हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग का अगर प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में बढ़ेगा तो घटोतरी किसकी होगी? उच्च वर्ग के लोगों की होगी। वो कभी नहीं चाहेंगे जो है कि इनका प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में बढ़े और हम वहां से हटें। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं, पिछड़ों को बांटते हैं और मुस्लिमों को डांटते हैं, जबकि इनकी एकता न हो जाए। यदि हम SC ST OBC NT DNT VJNT और इनके अल्पसंख्यक माने मुसलमान हो गए, जो मुसलमानों में भी कई तरह की श्रेणियां हैं। अशरफ मुसलमान जो है ब्राह्मणों से कन्वर्ट हुआ है, अजलाफ मुसलमान जो है वैश्य और क्षत्रिय से कन्वर्ट हुआ है, और अर्जल माने होता है कमीना, अर्जाल माने होते हैं कमीने, जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से अछूतों से कन्वर्ट हुआ मुसलमान है। तो वहां पर अशरफ है, अजलाफ है, अर्जाल, अर्जल माने होता है कमीना, अर्जाल माने होता है कमीने, बहुवचन शब्द है। तो वहां पर अशरफ, अजलाफ और अर्जाल जो फिरका है, तो अर्जाल माने कमीना कहा गया है, तो वो सारा का सारा पसमंदा मुसलमान है, बैकवर्ड मुसलमान है। इसलिए कहा जाता है SC ST OBC NT DNT VJNT और इनके अल्पसंख्यक। यदि हम सभी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो उसमें अशरफ मुसलमान भी आ जाएगा, अजलाफ मुसलमान भी आ जाएगा, और कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं वो एक जगह होते हैं। यहाँ ब्राह्मण था, वहाँ मजार पर कब्जा करके बैठ गया, वहाँ भी पंडे पुजारी का ही काम करने लगा। और यहाँ पर जो है वो ब्राह्मण था, ईसाइयों में पादरी बन के बैठ गया। और यहाँ पर जो है वो चमार या दूसरी जाति का था, वो वहाँ पर कसाई हो गया मुसलमानों में जाकर के। कोयरी था, वहाँ कुंजड़ा हो गया जाकर के। और यहाँ पर जो है नाई था, वहाँ हज्जाम हो गया जाकर के, उसकी जाति बदली और धर्म बदल गया, मगर जाति जो की तू रही। तो इस तरह से जो पसमंदा मुसलमान है वो भी इस देश का, हमारा ही बैकवर्ड क्लास का हिस्सा है। तो साथियों ये जो कहते हैं मुस्लिमों को बांटना, डांटना और पिछड़ों को बांटना, ये हमारा धर्म है, और इसी को हम अब धर्म कहते हैं। और हम लोग धर्म माने होता है भगवान की पूजा करना। तो इसलिए हमें सबको आंख नाक कान अपना दिमाग खोल के इस बात को समझना होगा, उनका धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम चाहते हैं हमें हमारी आबादी का हिस्सा हमको मिले, और वो कहते हैं उनको उनकी आबादी का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। और हम उनको कैसे बांटे ताकि वो अपने हिस्से की बात सोच भी ना पाए, ये बात बड़ा विमर्श है। ये इसमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। यदि हम जितने भी संगठन बना रहे हैं जातियों के, सभी जातियों के संगठन एक हो जाएं, सभी नेता एक हो जाएं, और राज्य स्तर, जिला स्तर, गांव स्तर और पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो है एक बहुत बड़ा संगठन बना करके सड़कों पर उतर जाए, तो आज हमारा हिस्सा हमारे हाथ में होगा। आज तो हम पढ़े हुए भी हैं, जानते भी हैं, सीखे हुए भी है, लिखे हुए भी हैं। यदि हम आज नहीं कर पाते तो कभी नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर शब्द ने लेकर के पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। नाउ और नेवर नाम का एक आर्टिकल लिखा था गोलमेज सम्मेलन में, जो हिदायतुल्लाह पता नहीं कौन थे, वो एक हैंडबिल बांटा गया था। तो नाउ और नेवर उसका अर्थ था अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी उसी समय बंटवारा हो गया। वो एक विद्यार्थियों का दिया हुआ एक नारा था। यदि आज हम अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे पर अगर हम नहीं लड़के काम करते तो निश्चित रूप से हम फिर इसी तरह से दबे कुचले सोशल मीडिया ही नहीं सड़कों पर भी घूमते रह जाएंगे, तो कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो साथियों जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें SC ST OBC NT DNT VJNT और इनके अल्पसंख्यकों को मिल करके एक बृहद आंदोलन पैदा करना होगा। और साथ ही साथ जो वर्तमान में जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक है, सारे विधायकों को मेमोरेंडम दो, सारे OBC के सांसदों को मेमोरेंडम दो। राष्ट्रपति देश का मालिक होता है, प्रथम नागरिक होता है, हमको हमारा अधिकार है उनको अपनी बात कहने का। हम उसके यहाँ अपने मेमोरेंडम भेजे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भी अपना मेमोरेंडम दे, और प्रधानमंत्री को भी हमारा मेमोरेंडम जाना चाहिए। सबका सभी लेटर हेड पर जाना चाहिए। संगठित शक्ति का निर्माण होना चाहिए। इसी तरह से हम अपने हक अधिकारों को बचा सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों की बात सुनूंगा। बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद कश्यप जी, आपने बहुत विस्तार से सारी बातें रखी। बोलिए सर, बोलिए। साथियों जो है, मेरे पिछड़ों को बांटने न बांटने का मतलब ये था, नौकरी का आरक्षण का अर्थ जो है, जो हम लोग अभी तक नहीं समझे होगी, वो नौकरी नहीं है, गरीबी मिटाने का साधन नहीं है, या फिर जो है कोई बैसाखी नहीं है। यह हिस्सेदारी है। और हिस्सेदारी क्या है? एडक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ये समुचित शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, देश के प्रत्येक संसाधन में, ये आरक्षण का मतलब है। दूसरा जी सर जी, दूसरा एक शब्द है, मैं कहना चाहता हूँ, जो दो सरकारें हमारे बैकवर्ड क्लास की रही है, माननीय मुलायम सिंह जी की रही है और अखिलेश जी की रही है, और जो है बहन मायावती जी की रही है। तमिलनाडु का एक उदाहरण मैं दूंगा। वहाँ तमिलनाडु का जब में बैकवर्डों की सरकार थी, नागन्ना घोड़ा समिति का गठन किया गया था।
और नागन्ना घोड़ा समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर शिक्षा में रिजर्वेशन को लेकर के बैठक बनाई गई थी और उसमें कहा गया था जो 18% आरक्षण पहले से था SC/ST का वहाँ पर, तो उसके इतर 50% जो आरक्षण उन्होंने OBC को दिया और OBC को दे करके उसके 2 हिस्से किए गए और 2 हिस्से किए गए कौन से, एक 32 मतलब 22 और 28 के रेंज में 28% दिया पिछड़ों को और 22% दिया अति पिछड़ों को, तो इस तरह से 50 और 18 68% हो गया वहाँ पर आरक्षण। तो नागन्ना घोड़ा समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर ये शासन में चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ये नागन्ना घोड़ा समिति का गठन करके किया गया था। तो यदि हमारे बैकवर्ड के रहनुमा मुलायम सिंह जी, मायावती जी या अखिलेश जी इस बात को करते शासन में रहते हुए, और वो खैर वो नागन्ना घोड़ा समिति जो है कोर्ट में चैलेंज हो गई और फिर उसमें कोर्ट में उनके खिलाफ उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर सरकार ने हिम्मत नहीं मानी, फिर ला करके समय अपना विधानसभा में उसको पारित करा करके उसको 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। यदि इतनी हिम्मत ये लोग दिखाते तो शायद आज लोहियावादी और ये अम्बेडकरवादी लोग ये ड्रामा करते हैं कहने के लिए, ये बात ये ब्लेम इनके ऊपर नहीं लगता, ये तमिलनाडु से उदाहरण सबक लेके ऐसा काम करते। मेरा यहाँ कहने का मकसद इस बात के लिए है क्योंकि जिन लोगों को अवसर मिला था उन लोगों ने ये समझा कि हमें ही जो अवसर मिला वो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैसे लोगों की वजह से मिला है, उन्होंने बैकवर्ड को दरकिनार कर दिया और बैकवर्डों के लिए वो इतना काम करते तो बैकवर्ड इनको सिर पे बैठा के घूमते, जो आज ये दर दर मारे फिर रहे हैं तीनों लोग, इनको अपनी इज्जत बचानी बड़ी मुश्किल हो रही है। मेरा ये कहना था, मैं अब दूसरे को अवसर देना चाहता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू कश्यप जी आपका। सर मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा एडवोकेट